द ब्लड, टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। अध्याय 3। श्रीमती गांधी। इंदिरा गांधी का बंगाल से व्यक्तिगत जुड़ाव था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे और बाद में भारत के संस्थापक प्रधानमंत्री बने, ने उन्हें कठोर लेकिन अटूट शिक्षा दी। 1934 में 16 वर्ष की आयु में जब उनके पिता को एक बार फिर एक तंग ब्रिटिश जेल में बंद कर दिया गया, इंदिरा नेहरू, जो बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, को बंगाल के जंगलों में पढ़ने के लिए भेजा गया। उनकी स्कूली शिक्षा पहले से ही अनोखी थी। एक अनिश्चित, चिंताजनक और अक्सर एकाकी बचपन, जिसमें उनके कुलीन दादा, दृढ़ निश्चयी पिता और बीमार मां ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया और इसकी कीमत ब्रिटिश जेलों में लंबी, कष्टदायक सजाओं के रूप में चुकाई। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ अपने पिता की बैठक में शामिल होना, अपने पिता के प्रिय मित्र और गुरु मोहनदास गांधी, जो स्वयं पूज्य महात्मा थे, से जेल में मिलना, जहां वे स्नेहपूर्वक उनके कान खींचते थे। लेकिन कलकत्ता, अब कोलकाता के उत्तर में हरे भरे ग्रामीण इलाके में स्थित शांति निकेतन, शांति का निवास, जो आज पश्चिम बंगाल है, शिक्षा के लिए कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां के स्कूल की स्थापना प्रसिद्ध बंगाली कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने 2 अजन्मे राज्यों, भारत और बांग्लादेश, के राष्ट्रगान लिखे थे। नोबेल पुरस्कार विजेता का उद्देश्य शिक्षा, समग्र मानवता का अध्ययन और जापानी व चीनी सभ्यता पर विशेष ध्यान देकर भारतीयों की बौद्धिक स्वतंत्रता को साकार करना था। ये संस्थान निश्चित रूप से अपरंपरागत था। वहां पहुंचने पर इंदिरा नेहरू ने कक्षाएं ढूंढी, लेकिन उन्हें पेड़ों के नीचे देखकर वे दंग रह गईं। उन्होंने नेहरू को लिखा, सब कुछ कितना कलात्मक, सुंदर और अद्भुत है। अत्यधिक राजनीति से मुक्ति पाकर वो कला और कविता से मंत्रमुग्ध हो गई। वो स्वयं टैगोर से भी प्रभावित थी, जो सफेद दाढ़ी और लहराते बालों वाले एक मानवतावादी पैगंबर थे। उनके सार्वभौमिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए उन्होंने फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में पाठ्यक्रम लिए। नेहरू चाहते थे कि उनकी बेटी थोड़ी बहुत बंगाली बोलना सीखे और बंगालियों को थोड़ा बेहतर समझे। बाद में जब बंगालियों का नरसंहार हुआ और पश्चिम बंगाल हताश शरणार्थियों से भर गया, तो बंगाली अक्सर कहते थे कि उनके मन में उनके लिए एक खास भावना है। वो ज्यादा भावुक तो नहीं थी, लेकिन बंगाल की गर्मजोशी और बसंत के फूलों, उसकी सभी ध्वनियों और गंधों से परिचित थी। उन्हें बंगाली एक बहुत ही मधुर और सुंदर भाषा लगती थी और जल्द ही वह इसमें इतनी पारंगत हो गई कि टैगोर ने उन्हें इसमें साहित्य की कक्षाएं लेने का सुझाव दिया। उनके लिए पीड़ित और मरते हुए लोगों के बारे में कुछ भी अमूर्त नहीं था। एक क्रूर मोड़ में 1971 में ये पीड़ा का स्थान वही था जहां उन्होंने लंबे समय से राजनीति से बचने की कोशिश की थी। मैं राजनीति और शोर से दूर थी, उन्होंने एक बार कहा था। यह एक शरणस्थली और एक नई दुनिया थी। बड़े होते हुए वह राजनीति और शोर में डूबी रही। पश्चिम बंगाल में उनके आदर्श जीवन ने भारत और ब्रिटेन के अधिक मानक स्कूलों को रास्ता दिया। शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड दोनों में प्रशिक्षित, वहां ज्यादा सरकारी नेता नहीं है। 1942 में उन्होंने एक दुनियादारी, मिलनसार राजनेता और पत्रकार फिरोज गांधी से शादी की और उनका उपनाम अपना लिया। उनका महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इलाहाबाद में एक रैली में भाषण देने के बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने सर्दियां एक गंदे, धूसर जेल की कोठरी में बिताई, जहां वे कड़ाके की ठंड में कंक्रीट के बिस्तर पर सोती रहीं। विभाजन की हिंसा के दौरान उन्होंने 2 अलग अलग मौकों पर हिंदू भीड़ द्वारा पीछा किए जा रहे संभवतः मुस्लिम पुरुषों की रक्षा की और उन्होंने विभाजन से विस्थापित मुसलमानों के लिए जर्जर शरणार्थी शिविरों में काम किया। इन सबके बाद ये कहना मुश्किल है कि टैगोर के मानवीय पाठ एक दृढ़निश्चयी, गणनाशील राजनीतिज्ञ के लिए क्या मायने रखते होंगे। दूसरों के प्रति उनकी सतर्कता एक दयनीय विवाह से और भी बढ़ गई, जो 47 वर्ष की आयु में उनके पति की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो वह उनके भव्य दिल्ली स्थित निवास 3 मूर्ति भवन में एकत्रित दरबारियों और नौकरशाहों के बीच असहज महसूस करती थी। लेकिन 1959 में उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन में झोंक दिया और अपने पिता की राजनीतिक पार्टी प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। बड़ी होने के बाद इंदिरा गांधी किसी को भी आकर्षक नहीं लगी। जैकलिन कैनेडी, जिन्हें सामाजिक शिष्टता में काफी ऊपर अंक मिले थे, उन्हें एक बेहद रूखी सूखी, कुछ हद तक जिद्दी, भयानक महिला लगी। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें पसंद करते थे, उन्हें भी वे एकांत प्रिय और अंतर्मुखी लगी। उनकी सबसे करीबी दोस्त ने लिखा कि उनका स्वभाव बहुत तीखा था और वे मन में द्वेष पालती थी और वे गुप्त और निजी स्वभाव की थी।
वह अथक परिश्रम करती थी और जब दूसरे लोग उनसे बात कर रहे होते थे तब अखबार पढ़ने की उनकी एक परेशान करने वाली आदत थी। उनके एक शीर्ष सलाहकार ने सहानुभूतिपूर्वक भारतीय सरकार की पुरुष प्रधान दुनिया से जूझने के निरंतर तनाव का जिक्र किया। उनकी चाची ने एक बार उन्हें अपने मंत्रिमंडल में एकमात्र पुरुष कहा था जिससे उन्हें अजनबी, गुप्तचर और अहंकारी की प्रतिष्ठा मिली। के.सी. पंत, जो उस समय एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से थे और बाद में रक्षा मंत्री बने और जो कहते हैं कि उनके साथ दोस्ताना संबंध थे, याद करते हैं वो बहुत रूखी हो सकती थी। कभी कभी उन्हें किसी को ठंडा करना पड़ता था। वो उन्हें देखकर ही ठंडा कर देती थी। वो सुनती थी, आत्मसात करती थी और ज्यादा बोलती नहीं थी। भारत जन्मजात लोकतांत्रिक था। नेहरू की विचार की स्वतंत्रता, मतपेटी के फैसले और अदालतों की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। लेकिन गांधी को अपने प्रख्यात पिता की लोकतंत्र के प्रति मौलिक और परिष्कृत प्रतिबद्धता लगभग पूरी तरह विरासत में मिली थी। वो लोगों को अपने प्रभाव में लेने में कहीं ज्यादा तेज थी और ऐसा लगता था कि उन्हें पूरी तरह से पता था कि उनमें अपने पिता जैसा संतत्व नहीं है। जसवंत सिंह, जिन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी पार्टी में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, याद करते हैं, उन्हें हमेशा लगता था और अक्सर कहा भी जाता था, मेरे पिता राजनीति में एक संत थे, मैं नहीं हूँ। उनमें भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति वैसी सहनशीलता और स्वीकार्यता का अभाव था। 1964 में नेहरू का निधन हो गया, जिससे कुछ लोगों को संदेह हुआ कि क्या भारत एक एकीकृत और लोकतांत्रिक देश के रूप में जीवित रह पाएगा। उनकी बेटी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय चलाने का मामूली कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन जब नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 1966 की शुरुआत में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, तो उनका नाम अचानक प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों ने सोचा कि उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। वे गलत थे। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी ने भव्य राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो एक नौसिखिया थी, केवल 47 वर्ष की और बिना परखी हुई। अचानक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान उनके हाथों में आ गई। यह एक असंभव कार्य था और आज भी है। उन्होंने भारत की सभी समस्याओं का सामना किया, भयंकर गरीबी, व्यापक निरक्षरता, अलगाववादी आंदोलन, खूनी क्रांतिकारी, एक कठोर सरकार। लेकिन उन्होंने काम करते हुए जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। उन्होंने जनता तक पहुंच बनाई, एक विशाल संरक्षण तंत्र का नेतृत्व किया, देश के हर हिस्से में नियुक्तियां और अनुग्रह वितरित किए। उन्होंने खुद को गरीबी से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन यह मुश्किल था, क्योंकि उन्हें वर्षों तक सूखे, कमजोर अर्थव्यवस्था और दंगों का सामना करना पड़ा। गांधी ने भारत को एकजुट रखने के लिए संघर्ष किया। वो गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक रक्तपात के डर में रहती थी। हिंसा को दबाने के लिए उन्होंने राज्य सरकारों को याद दिलाया कि सेना सहित केंद्र सरकार के सुरक्षा बल उपयोग के लिए उपलब्ध है और आशा व्यक्त की कि उन्हें घटना के बाद नहीं, बल्कि सही समय पर बुलाया जाएगा। नए प्रधानमंत्री को देश के केंद्र से दूर अलगाववादी विद्रोहों का सामना करना पड़ा, नागालैंड, मिजोरम और जाहिर है कश्मीर। और जबकि भारतीय अपनी सफलता की कहानियों की ओर इशारा करना पसंद करते थे, जहां लोकतांत्रिक संघवाद देश को एकजुट रखने में कामयाब रहा, भारतीय राज्य ने कभी कभी क्रूर बल का प्रयोग किया। जब मार्च 1966 में पहाड़ी क्षेत्र में मिजो विद्रोहियों ने भारत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो गांधी की सरकार ने सेना और वायुसेना दोनों को भेजा। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना को भारतीय नागरिकों के खिलाफ तैनात किया गया था। भारत ने नागालैंड में विद्रोहियों के खिलाफ भी सेना भेजी, जहां नागरिकों पर क्रूर नागा आतंकवादी हमलों के बाद शांति प्रयास विफल हो गए। गांधी को राजनेताओं ने पद पर बिठाया था, लेकिन 1967 में उन्हें भारतीय जनता से अपना पहला चुनावी जनादेश मिला। भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के चुनावों में उनकी कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत बनाए रखने में सफल रही, लेकिन काफी कमजोर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उनके कुछ आंतरिक पार्टी प्रतिद्वंद्वियों का सफाया हो गया। 1969 में पार्टी वामपंथी गांधी और उनके अधिक रूढ़िवादी प्रतिद्वंद्वियों के बीच विभाजित हो गई, जिससे तीखी बहस हुई। तब तक गांधी अपनी शक्तियों पर लोकतांत्रिक प्रतिबंधों से लगातार निराश हो चुकी थी, जो 1975 में उनके द्वारा घोषित कुख्यात आपातकाल का एक भयावह पूर्वाभास था, भारत के लोकतांत्रिक शासन के लंबे इतिहास में एक विनाशकारी दरार। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी, तो उन्हें न केवल सिविल सेवा और अपनी कांग्रेस पार्टी पर, बल्कि संसदीय लोकतंत्र पर भी संदेह था। वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अनियंत्रित वृद्धिवादिता से चिढ़ती थी, जिसमें रोजाना हजारों समझौते शामिल थे। कभी कभी मैं चाहती हूँ
कि आजादी के समय हमारे यहाँ भी एक सच्ची क्रांति हो, जैसे फ्रांस या रूस में हुई थी। उन्हें कठोर सेंसरशिप पसंद थी। कुछ मामलों में रिचर्ड निक्सन के साथ उनकी समानताएं उससे कहीं ज्यादा थी जितना कोई स्वीकार करना चाहेगा। तर्कशील भारतीय इंदिरा गांधी के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीएन हक्सर थे। साउथ ब्लॉक के सभी आत्म महत्वपूर्ण अधिकारियों के बीच, जो हर सुबह अपनी कार से अपने ब्रीफकेस कार्यालय तक ले जाते थे, एक नौकर उनके आगे आगे चलता था। वो सबसे ऊपर थे। ये पद बहुत ही विनम्र था। उन्होंने मूलतः इंदिरा गांधी के चीफ ऑफ स्टाफ और सबसे प्रमुख विदेश नीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। हेनरी किसिंजर ने एक बार उन्हें वहां मेरे समकक्ष हक्सर, जो शायद एक कम्युनिस्ट है, निक्सन प्रशासन के संदर्भ में पीएन हक्सर, एचआर हाल्डेमैन और किसिंजर दोनों के भारतीय समकक्ष थे। उन्हें किसी भी अन्य कैबिनेट अधिकारी की तुलना में नए प्रधानमंत्री के साथ कहीं अधिक समय मिला और उनका उन पर जबरदस्त प्रभाव था। हक्सर दिवास्वप्न देखने के आदी थे और बिस्तर पर आराम करना पसंद करते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा था, वह नैतिक दायित्व या कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कड़ी मेहनत करते थे। नेहरू की तरह वे कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे और इस विरासत को कायम रखने के लिए प्रयासरत रहे। उन्हें पूर्णतावाद और अपमान का भय दोनों विरासत में मिले थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा, शायद बचपन से ही यह सुनकर उन्हें ये बात आत्मसात हो गई थी कि हमारे परिवार को कभी रिश्वत नहीं दी जा सकती, खरीदा नहीं जा सकता या बहकाया नहीं जा सकता। कम से कम हमारे परिवार की पौराणिक कथा तो यही थी। और पौराणिक कथाएं मन को वैसे ही जकड़ लेती हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण शरीर को जकड़ लेता है। उन्होंने गणित और इतिहास दोनों का अध्ययन किया और इलाहाबाद तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त एक प्रतिष्ठित वकील बने। उनकी पृष्ठभूमि इतनी समृद्ध थी कि उनके एक चाचा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जयपुर के प्रधानमंत्री थे, चाय के समय हमेशा यूनियन जैक के रंगों से सजे केक परोसते थे। लेकिन हक्सर राजनीतिक उथल पुथल के बीच पले बड़े, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चाओं से घिरे रहे और उनकी मां उन्हें बताया करती थी कि अंग्रेज बदमाशों का देश है। बाद में उन्होंने कहा, गांधी हमारे क्षितिज पर प्रकट हुए और वे हर दिन बड़े होते गए, जब तक कि उन्होंने पूरे आकाश को ढक नहीं लिया। एक युवा के रूप में असाधारण चीजों के सपने देखते हुए हक्सर ने स्वतंत्र भारत पर दांव लगाया। विभाजन के बाद, जिसने उन्हें आध्यात्मिक रूप से बीमार कर दिया, उन्होंने अपनी संपत्ति नेहरू परिवार को सौंप दी। इसका उन्हें अच्छा फल मिला। हक्सर पहली बार इंदिरा नेहरू गांधी से एक बच्चे के रूप में मिले थे। एक छोटे बच्चे के रूप में एक नौकर के कंधे पर लादे हुए उन्हें नागपुर में हक्सर के घर लाया गया और प्यार से उन्हें महान नेहरू का इकलौता बच्चा घोषित किया गया। हक्सर ने बाद में बस इतना ही याद किया, मेरी माँ जितना अधिक उस पर ध्यान देती थी, उसकी आंखें उतनी ही बड़ी और चमकदार होती जाती थीं। स्वयं नेहरू ने इस होनहार युवक को भारत की नई विदेश सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और राजनीतिक कार्यों के लिए उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की। अपनी चोंचदार नाक और मोटी भौहों वाले हक्सर एक राजनेता से ज्यादा एक पेशेवर सिविल सेवक थे। उनकी सरकारी सेवा विदेश मंत्रालय में केंद्रित थी और उन्होंने नाइजीरिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन में भी काम किया। उनकी ब्रिटिश पोस्टिंग ने उन्हें विशेष रूप से आगे बढ़ने में मदद की। उस समय इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही थी और वो उनसे परिचित हुए। परिवार के प्रति उनकी वफादारी स्वाभाविक रूप से इंदिरा गांधी तक फैली हुई थी। जहां गांधी के पास एक सुविचारित राजनीतिक दर्शन का अभाव था, वहीं हक्सर उसे प्रदान करने में मदद के लिए मौजूद थे। उन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति में स्थापित किया। उनके शब्द कभी कभी नेहरू के शब्दों से मिलते जुलते थे। गरीबी के खिलाफ महान लड़ाई में हक्सर मौजूदा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर काम करना चाहते थे। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों पर उदार रुख अपनाया और व्यापक रूप से प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अभिव्यक्ति, सभा और पूजा की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। किसिंजर की तरह हक्सर बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, वाचाल, अभिमानी और कठोर थे। उन्होंने दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया। फिर से किसिंजर की तरह कभी कभी उन लोगों के लिए नुकसानदेह भी जो तत्काल नीति चाहते थे और बौद्धिकता के प्रति कम झुकाव रखते थे। उन्होंने अपने कार्यालय में विदेश नीति पर अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन विदेश मंत्रियों को दरकिनार कर दिया जो ये समझने में बहुत देर कर चुके थे कि असली बॉस कौन है। हक्सर अपने अधीनस्थों के प्रति निर्दयी हो सकते थे, फिर भी साथ ही प्रधानमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। हक्सर के अधीन प्रधानमंत्री सचिवालय सरकार पर हावी था। उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने उन्हें गर्मजोशी और मिलनसार पाया और उन्होंने प्रधानमंत्री की टीम का नेतृत्व ऊर्जा और आत्मविश्वास के मिश्रण के साथ किया।
हालांकि जैसा कि एक शीर्ष सहयोगी ने कहा, उन्हें आदेश देने की आदत थी। अरुंधति घोष एक राजनयिक जिन्होंने वियना में हक्सर के अधीन काम किया था और जो बाद में एक बुजुर्ग हक्सर को पढ़कर सुनाया करती थी जब उनकी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, उन्हें बहुत याद करती है। हक्सर का हास्यबोध बहुत व्यंग्यात्मक था। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्नेही और बहुत गर्मजोशी से भरे थे। वो उनके अपार प्रभाव, प्रधानमंत्री कार्यालय के सर्वशक्तिमान प्रभाव और भारत की विदेश नीति में उनकी मार्गदर्शक भूमिका को याद करती है। नेहरू के गुटनिरपेक्षता के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार भारत को शीत युद्ध की झगड़ती महाशक्तियों से सतर्कतापूर्वक ऊपर खड़ा होना था, लेकिन हक्सर पूरी तरह से इसमें उलझे हुए थे, पूरी तरह से सोवियत पक्ष के प्रति समर्पित। वे देश और विदेश में एक कट्टर वामपंथी थे। सोवियत संघ के प्रति उनका झुकाव इतना गहरा था कि इससे अन्य भारतीय अधिकारी चिंतित हो गए। उनके साथ कुछ अन्य प्रमुख सोवियत समर्थक भारतीय भी शामिल हो गए जो गांधी के सबसे करीबी सलाहकार थे। ये सभी गांधी की तरह कश्मीरी ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें जल्द ही कश्मीरी माफिया करार दिया गया। घोष को याद है कि उनके गुरु ने अपने वामपंथी विचारों को कभी नहीं छिपाया। हालांकि उन्होंने अपने अधीनस्थों पर अपना वामपंथ नहीं थोपा। वे कहती हैं, यह उनकी हर बात या हर काम में स्पष्ट था। इंदिरा गांधी हक्सर जितनी सोवियत समर्थक नहीं थी, लेकिन वे पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका से सावधान थी। 1966 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली वाशिंगटन यात्रा पर लिंडन जॉनसन के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और उन्होंने भारत को अमेरिकी आर्थिक सहायता फिर से शुरू करने के लिए बातचीत की, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रोक दी गई थी। हालांकि रुपये के अवमूल्यन और उसके बाद मध्य पूर्व और वियतनाम युद्ध में हुए संघर्षों को लेकर उनके बीच मतभेद हो गए। खाद्य सहायता का लाभ उठाने के जॉनसन के प्रयासों और अन्य अमेरिकी अधिकारियों के भाषणों से वो आहत हुई। 1966 में अकाल का सामना करते हुए वो अमेरिकी खाद्य शिपमेंट की धीमी गति से नाराज थी। इस बीच हक्सर ने उन्हें सोवियत संघ की ओर धकेल दिया। उन्होंने सोवियत हथियारों की अधिक बिक्री की मांग की, जिससे भारत को एक मजबूत सैन्य तंत्र बनाने में मदद मिली। 1968 में जब सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तो भारत ने चेक उदारवादियों पर क्रूर कार्रवाई की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार कर दिया। गांधी की सरकार औद्योगिकरण और भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने में सोवियत संघ की मदद के लिए आभारी थी। घोष कहते हैं कि मोटे तौर पर हक्सर साहब के प्रभाव के कारण सरकार को अमेरिकियों पर अविश्वास था। उन्हें हम पर भरोसा नहीं था, हमें उन पर भरोसा नहीं था। इसीलिए निक्सन प्रशासन उनसे नफरत करता था। व्हाइट हाउस में किसिंजर के दक्षिण एशिया कर्मचारी सैमुअल हॉस्किंसन उनका नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। वे कहते हैं, ये बुरी यादों के अलावा कुछ नहीं लाता। वे एक घमंडी ब्राह्मण थे, बहुत वामपंथी, जिनसे किसी भी विषय पर बात करना मुश्किल था। वे हमेशा अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। आप किसी भी विषय पर बात नहीं करते थे, वे सिर्फ मौखिक हमले करते थे। हॉस्किंसन उनकी सोवियत समर्थक राजनीति से भी नफरत करते थे। वे बहुत वामपंथी थे। हो सकता है कि वे कम्युनिस्ट रहे हों, वे नहीं थे। हालांकि हॉस्किंसन को इस पर संदेह था। कुछ अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि वे रूसियों के नियंत्रण में हो सकते हैं, कि वे वास्तव में केजीबी के एक एजेंट थे। इंदिरा गांधी की शक्ति संसद में उनकी पार्टी की स्थिति से सीमित थी। समाजवादी और वामपंथी दलों पर पूरी तरह निर्भर होने के कारण वो एक कमजोर स्थिति में थी, जबकि उनके रूढ़िवादी विरोधी उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। विरोध के लिए उनमें कोई धैर्य नहीं था। दिसंबर 1970 में अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए उन्होंने साहसपूर्वक एक लोकतांत्रिक रास्ता चुना, नए आम चुनावों की घोषणा की। लोकसभा भंग कर दी गई और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और केरल तक के भारतीय राजनेता मतदान के लिए उतरे। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। अंततः 15.1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक भविष्य नतीजों पर दांव पर लगा दिया। गांधी ने भारत की घोर गरीबी को समाप्त करने के लिए समर्पित एक लोकलुभावन मंच पर जोरदार प्रचार किया। जब उनके प्रतिद्वंद्वियों ने हिंदी में इंदिरा हटाओ का नारा लगाया, तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे गरीबी हटाओ के साथ जवाब दिया। उन्होंने लगभग 375 रैलियों को संबोधित किया। देश भर में प्रचार करते हुए उन्होंने मुश्किल से सोए या खाए। आश्चर्यजनक रूप से 43 दिनों के प्रचार में उन्होंने लगभग 13 करोड़ लोगों को संबोधित करने का दावा किया। बाद में उन्हें शेखी बघारना अच्छा लगता था कि उन्होंने कभी भी 10 लाख से कम लोगों की रैली को संबोधित नहीं किया। उन्होंने अपने मूल मुद्दों पर जोर दिया, बेरोजगारी दूर करना,
किसानों और दुकानदारों की मदद करना और बेहद तिरस्कृत सिविल सेवा को अनुशासित करना। ये कारगर रहा। इंदिरा गांधी और उनकी टीम को भारी जीत मिली। उनकी पार्टी, जिसे कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद कांग्रेस आर के नाम से जाना गया, ने लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल किया। इस भारी जीत में उनके अपने चुनाव अभियान का अहम योगदान था और अब वो असाधारण रूप से मजबूत स्थिति में थी। उनके विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने बाद में इंदिरा तूफान का बखान किया। दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता सिडनी शैनबर्ग इससे बहुत प्रभावित हुए। दिल्ली के दिल में अखबार के जनपद ब्यूरो में बसने के बाद उन्हें भारत से प्यार हो गया। वे कहते हैं, यहाँ भयानक समस्याएं हैं, लेकिन यह एक लोकतंत्र है। लोग वोट देते समय आवारा लोगों को बाहर निकालना पसंद करते हैं। अपने गरीबी विरोधी अभियान के दम पर चुनाव जीतने के बाद गांधी को घरेलू स्तर पर बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन पाकिस्तान में संकट ने जल्द ही भारत के गरीबों को राहत पहुंचाने पर उनकी सरकार के ध्यान को दबा दिया। जैसा कि गांधी ने कहा, हमारा देश तेजी से आर्थिक प्रगति और अपने लोगों की सदियों पुरानी गरीबी पर और अधिक दृढ़ हमले के लिए तैयार था। जब हम इन नए कार्यों में लग ही रहे थे, तभी हम एक नई और विकराल समस्या से घिर गए, जो हमारी बनाई हुई नहीं थी। गांधी की सरकार भले ही पूर्वी बंगाल पर शासन करने में पाकिस्तान की परेशानियों पर खुश होने के लिए प्रलोभित हुई हो, लेकिन भारत सरकार अपने ही राज्य पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखने में अपनी कठिनाइयों से अच्छी तरह वाकिफ थी। भारतीय राज्य मार्क्सवादी और माओवादी आंदोलन का केंद्र था, जो उग्र माओवादी क्रांतिकारियों के घर के रूप में कुख्यात था, जिन्हें नक्सलवादियों के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर रखा गया था, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अक्सर पश्चिम बंगाल में नक्सलियों और कट्टरपंथियों की हिंसा की संस्कृति से घृणा करते थे। हिंसक और चीन समर्थक नक्सलियों से भयभीत गांधी सरकार को देश के कुछ हिस्सों पर सशस्त्र कम्युनिस्टों के कब्जे का डर था। गांधी और उनके सहयोगियों ने नक्सलियों और शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दोनों पर विजय पाने के लिए संघर्ष किया। एक पत्रकार ने याद किया, कलकत्ता माओवादी साहित्य से भरा पड़ा था। माओ असतुन, लियू शाओची, मार्क्स, लेनिन। शहर लाल था। लेफ्टिनेंट जनरल जेकब फाज राफेल जेकब, जो उस समय मेजर जनरल और सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, याद करते हैं, अक्टूबर 1969 से 1971 के मध्य तक हमने पश्चिम बंगाल में नक्सली विद्रोह की कमर तोड़ दी। श्रीमती गांधी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लोगों को विशिष्ट आरोपों या कुख्यात निवारक निरोध अधिनियम के तहत जेल में डाल दिया गया था। अक्सर को पता था कि पश्चिम बंगाल में लगभग 10,000 युवा जेल में हैं और 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर आपराधिक आरोप है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की तैनाती का अनुरोध किया। गांधी जी की केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की स्थानीय सरकार को पुलिस की बटालियनों, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना की लगभग 2 डिवीजनों सहित बड़ी संख्या में दमनकारी बल उपलब्ध कराए। उदारवादी राजनेताओं को डर था कि अगर कम्युनिस्टों को राज्य चलाने की अनुमति दी गई, जिन्होंने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वे क्या कर सकते हैं, और अगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई, तो हिंसक जन अशांति पैदा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गांधी जी से उदास होकर कहा कि कानून व्यवस्था बहाल करना एक अप्रिय कर्तव्य हो सकता है। वाशिंगटन में भारतीय राजदूत ने स्वीकार किया, ये देखते हुए कि पूर्वी भारत में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, हम नहीं चाहेंगे कि पूर्वी बंगाल अशांत स्थिति में रहे। पाकिस्तान में मतदान। भारत पाकिस्तान के लोकतंत्र के इस नए प्रयोग से रोमांचित था। दिसंबर 1970 में हुए पाकिस्तानी चुनावों ने भारत के दिलों को छुआ, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी जड़ें थीं और जहां गांधी जी ने अभी अभी अपनी बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी। भारतीयों ने पाकिस्तानी सेना को अपने मतदाताओं के हाथों मिली हार का आनंद लिया और कई शिक्षित भारतीयों ने इस मतदान को एक मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान के मूल आदर्श के खंडन के रूप में देखा, जो देश के 2 हिस्सों को बिखरने से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने लिखा, पूर्वी बंगाल में मुजीब की शानदार जीत एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष थी। पूर्व भारतीय विदेश सचिव जगत मेहता याद करते हैं, सांस्कृतिक रूप से वे काफी अलग है। ये समय के साथ हुआ। मुजीब द्वारा भारत के साथ मित्रता और कश्मीर में शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान सुनकर भारत सरकार उत्साहित हुई। भारतीयों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र उनके लिए शांतिपूर्ण साबित होगा, खासकर अगर भारत के प्रति गर्मजोशी रखने वाली अवामी लीग इस्लामाबाद में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), जिसे CIA के एक तरह के भारतीय जवाब के तौर पर बनाया गया था,
ने निष्कर्ष निकाला कि एक सच्चा लोकतांत्रिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ सैन्य टकरावों से तेजी से दूर रहेगा। सभी लोग इससे सहमत नहीं थे। हक्सर को चिंता थी कि अपमानित पाकिस्तानी सेना भारत पर हमला करेगी। उन्होंने गांधी को लिखा, मैं लंबे समय से पाकिस्तान के इरादों को लेकर बेचैनी महसूस कर रहा था। अवामी लीग की शानदार जीत ने पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं को बेहद मुश्किल बना दिया है। नतीजतन बाहरी कारनामों से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रलोभन बहुत बढ़ गया है। उन्होंने गांधी से आग्रह किया कि वे चुपचाप अपने सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री को बुलाएं और अपनी चिंताओं को उनके साथ साझा करें और सेना से पाकिस्तान की क्षमता और हमारी प्रतिक्रिया दोनों का एक बहुत ही यथार्थवादी आकलन करवाएं। मुझे लगता है कि हमारी रक्षा क्षमताओं में कई कमजोरियां हैं। भारत के जासूस भी उतने ही बेचैन थे। रॉ सीधे गांधी के कार्यालय को जवाब देता था और इसका नेतृत्व एक अन्य कश्मीरी ब्राह्मण RN काओ करते थे, जो अपनी एजेंसी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इसने गांधी सरकार को हाल के वर्षों में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में हुई प्रभावशाली वृद्धि के बारे में एक अति गोपनीय चेतावनी जारी की और चेतावनी दी कि पाकिस्तान कश्मीर में हिंसक आंदोलन और तोड़फोड़ भड़का सकता है। रॉ ने चेतावनी दी कि एक बहुत वास्तविक जोखिम है कि चीन के समर्थन से पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। हक्सर की तरह रॉ को भी चिंता थी कि यह भारत के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए आंतरिक राजनीतिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने और मार्शल लॉ को जारी रखने को उचित ठहराने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। फिर भी रॉ को विश्वास था कि मुजीब और भुट्टो, जो अपने अपने गुटों में अग्रणी लोकप्रिय ताकतें थे, संभवतः किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे जिससे कोई संकट या सैन्य कार्रवाई टल जाएगी। इसी तरह गांधी के एक करीबी सहयोगी ने याद किया कि प्रधानमंत्री सचिवालय ने ढाका से उनकी रिपोर्टें पढ़कर यह मान लिया था कि याह्या और मुजीब के बीच ऐसा समझौता अवश्यंभावी है। उन्होंने याद दिलाया कि निर्दयी लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान की पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्ति को भी महज दिखावा माना गया था। हालांकि हक्सर ने चुपचाप सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान की नई आक्रामक क्षमताओं से चिंतित होकर उन्होंने लिखा, हमारी जरूरतें तत्काल है। निक्सन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री फिर से शुरू करने के साथ भारत ने सोवियत संघ से बमवर्षक, टैंक, बख्तरबंद कार्मिक वाहक, गोला बारूद, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रडार की भारी मांग की। हक्सर ने घबराकर मास्को में भारतीय राजदूत को निर्देश दिया, हमारे पास आपूर्ति का कोई और स्रोत नहीं है। ढाका में भारतीय राजनयिकों ने अपनी सहानुभूति छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने बंगालियों की व्यापक लामबंदी की उत्सुकता से रिपोर्ट की। जब मुजीब ने ढाका के रेसकोर्स में 10 लाख से ज्यादा लोगों की एक विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें भीड़ रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवादी गीत मेरा स्वर्णिम बंगाल गा रही थी, तो ढाका में शीर्ष भारतीय अधिकारी ने घोषणा की कि बंगाली राष्ट्रवाद लोगों में गहराई से समा गया है। जब याह्या मुजीब के साथ संवैधानिक वार्ता के लिए ढाका गए तो भारत सरकार उत्सुकता से देख रही थी। ढाका में भारत के मुख्य राजनयिक को चिंता थी कि मुजीब का स्वायत्त पूर्वी पाकिस्तान का आह्वान पाकिस्तान की एकता को कमजोर कर रहा है। मुजीब ने अशुभ रूप से चेतावनी दी कि पाकिस्तान के शासक वर्ग के भीतर की साजिशें जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को विफल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे आग से खेल रहे हैं। हमारे लोग सतर्क हैं और किसी भी षड्यंत्रकारी कदम का विरोध करेंगे। निजी तौर पर भारतीय राजनयिकों ने भुट्टो, जो अपने देश के प्रति कुख्यात शत्रुतापूर्ण थे, को दुर्भावनापूर्ण गालियां दी। पाकिस्तान में लोकतंत्र के प्रति भारत के उत्साह में भुट्टो की अपनी चुनावी जीत शामिल नहीं थी। कराची स्थित भारतीय दूतावास ने उपहास किया, श्री भुट्टो ने नारेबाजी और अपनी उल्लेखनीय नाटकीय प्रतिभा के जरिए सचमुच सत्ता हथिया ली है। भारतीय अधिकारियों ने उन पर संवैधानिक वार्ता में बाधा डालने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने बाद में भुट्टो पर अवामी लीग के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। गांधी के एक वरिष्ठ सहयोगी भुट्टो ने बाद में लिखा, इस निर्मम सैन्य हमले का समर्थन किया। इन तनावपूर्ण वार्ताओं के बीच भारत को आतंकवाद की एक भयावह घटना का सामना करना पड़ा। 30 जनवरी को श्रीनगर में 2 युवा अलगाववादी कश्मीरी भारतीयों ने पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर जा रहे एक इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया और फिर उसे आग लगा दी। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन क्रोधित भारत सरकार ने तुरंत मान लिया कि अपहरणकर्ता पाकिस्तानी एजेंट थे। कठोर प्रतिशोध के रूप में गांधी सरकार ने भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक विमानों की उड़ानें निलंबित कर दी, जिससे पाकिस्तान के लिए अपने 2 दूर दराज के हवाई क्षेत्रों के बीच संपर्क बनाए रखना मुश्किल हो गया।
याह्या ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के इस फैसले को सही ठहराने के लिए भारत पर अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगाया। पश्चिमी पाकिस्तान में राजनेताओं ने भारत की निंदा की और भुट्टो ने अपहरणकर्ताओं के साथ एक मैत्रीपूर्ण बैठक की, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में मुजीब ने विमान के विनाश की तुरंत निंदा की, जबकि कश्मीर में परस्पर विरोधी दावों से बेपरवाह बंगालियों ने आतंकवादियों की निंदा की। इस घटना ने भारत को बंगाली नेतृत्व वाली सरकार के तहत पाकिस्तान के साथ अपने बदलते रिश्तों की एक दिलचस्प झलक दी। पाकिस्तान के प्रमुख राजनेताओं के बीच समझौते की रॉ की भविष्यवाणियां अति आशावादी साबित हुई। मुजीब ने जोर देकर कहा कि नेशनल असेंबली में उनके बहुमत ने उन्हें पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता प्रदान करते हुए एक नया पाकिस्तानी संविधान तैयार करने का अधिकार दिया है। लेकिन जब भुट्टो मार्च की शुरुआत में अपने रुख पर अड़े रहे, तो भारतीय अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि श्री भुट्टो ने अपने चिर परिचित भारत विरोधी हौवे का सहारा लिया है। इस्लामाबाद से भारतीय राजनयिकों ने चेतावनी दी कि कट्टरपंथी याह्या पर दबाव बढ़ा रहे हैं। एक भारतीय अधिकारी ने लिखा कि सशस्त्र सेनाएं और पश्चिमी पाकिस्तान में मुख्यतः पंजाबी शासन व्यवस्था पूर्वी पाकिस्तान को देश के मामलों में अपना बहुमत हासिल करने से रोकने के अपने 23 साल पुराने खेल पर वापस लौट आई है। बंगालियों के विरोध के बीच ढाका में भारतीय राजनयिकों ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि सैकड़ों नागरिक मारे गए या घायल हुए और याह्या के इस सुझाव का उपहास किया कि सेना लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माण में खेलने से ऊपर है। भारतीय अधिकारियों ने लिखा कि इसमें लैटिन अमेरिकी शैली की निरंकुशता की बू आती है। भारत सरकार पूरे दिल से मुजीब के साथ खड़ी थी। ढाका में शीर्ष भारतीय राजनयिक ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, उनका संवैधानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति संवेदनशीलता, पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत और अपनी प्रतिबद्धताओं के दायरे में सामंजस्य की भावना राष्ट्रपति याह्या खान और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। गांधी के एक शीर्ष सलाहकार को याद है कि प्रधानमंत्री के कर्मचारियों का मानना था कि किसी न किसी तरह का समझौता हो गया है। हालांकि दिल्ली में अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारी संकट की तैयारी कर रहे थे। याह्या द्वारा नरसंहार शुरू करने से 3 हफ्ते पहले 2 मार्च को गांधी ने अपने सबसे वरिष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों, जिनमें हक्सर और रॉ के जासूस प्रमुख काओ भी शामिल थे, को बांग्लादेश को सहायता देने और एक स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता देने की संभावना का मूल्यांकन करने का आदेश दिया। गांधी को डर था कि इससे कश्मीर में पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई या चीनी सैन्य प्रतिक्रिया आसानी से शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री पहले से ही बंगालियों को सैन्य सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहे थे, जिन्हें न केवल दवा और भोजन की आवश्यकता होगी, बल्कि भारत के भीतर बांग्लादेश की सीमाओं के आसपास त्वरित आवाजाही के लिए एक हेलीकॉप्टर और एक छोटे हवाई जहाज के साथ साथ हथियार और गोला बारूद, हल्की मशीन गन, मध्यम मशीन गन और मोटा सहित की भी आवश्यकता होगी। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से याह्या के दमन को रोकने का आग्रह किया। वाशिंगटन में भारतीय राजदूत ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति याह्या खान द्वारा पूर्वी बंगालियों की स्वायत्तता की आकांक्षाओं को बलपूर्वक दबाने के प्रयास से अधिक दुखद कुछ नहीं होगा। 15 मार्च तक पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शिकायत की कि भारत ने पश्चिम बंगाल में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है, लेकिन याह्या ने भारत का सामना करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। अपहरण के बाद के दिनों में पाकिस्तान ने भारत के साथ पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों को तैनात किया था, लेकिन अब रॉ और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने पाया कि अधिकांश सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। याह्या ने पूर्वी पाकिस्तान में सैनिकों को वापस बुला लिया था, अपनी सेना की ताकत दोगुनी से भी ज्यादा कर दी थी। पाकिस्तान के सैन्य शासक अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ कर रहे थे। हक्सर ने गांधी जी से दृढ़ रहने का आग्रह किया। पाकिस्तान में घटनाक्रम के इस दौर में हमें कोई शांतिदायक बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि तार्किक रूप से कठोर होना चाहिए। ये पाकिस्तान के प्रति मित्रता का भाव दिखाने का समय नहीं है। ऐसा कोई भी भाव याह्या खान को राहत देगा और मुजीब की स्थिति को और कठिन बना देगा। हक्सर ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी। पाकिस्तानी सेना की 2.5 डिवीजनें पूर्वी बंगाल को तबाह करने के लिए तैयार है।